केमिस्ट्री क्लास कब हुआ था? सर कब हुआ तो पता नहीं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिडिक ये वाला करा दिए थे। उसके बाद मेटल ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3 does not हाइड्रोजन गैस ये सब करवा दिए थे। डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस करवाए थे क्या? नो सर। बताओ। नो सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ठीक है, हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। विथ बेसिस। ठीक है, तो बेस समझते हो ना किसको बोलते हैं? चलो, बेस और एसिड अभी तुम लोग नहीं पढ़े होगे, ठीक है, वो आगे चैप्टर में पढ़ना है। तो जैसे इसमें देखो, बेस मतलब हुआ, ठीक है, दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है एसिड, एक होता है बेस। सुने होगे ना? बोलो, सुने हो या नहीं सुने हो? यस सर सुने हैं। ठीक है, तो एसिड हम लोग उसको बोलते हैं, क्लास 7th में तुम लोग ये सब पढ़े भी होगे, एसिड बेस थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे ना। एसिड हम लोग बोलते हैं जिसके पास, अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, डेफिनेशन बताएंगे तुम लोग को बाद में, नेक्स्ट अलग चैप्टर करके उसमें एसिड बेस अलग से ही पढ़ा देंगे। तो जनरली डेफिनेशन जो आता है ना, एसिड का डेफिनेशन आता है, एसिड वैसा सब्सटेंस है जिसको पानी में जिसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो उससे H+ आयन मिलेगा। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा हमको, ठीक है, उसको H+ आयन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एसिड हो गया। और बेस वैसा सब्सटेंस हो जाएगा जिसका कि हम लोग एक्वा सॉल्यूशन अगर बनाए, पानी में एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पानी के साथ सॉल्यूशन बनाना। तो पानी में जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो बेस से क्या मिलेगा? OH- आयन मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि एसिड से कौन सा आयन मिलता है। एसिड्स अगर होगा तो एक्वा सॉल्यूशन में ये H+ आयन देगा। ठीक है, H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग एसिड बोलेंगे। और बेस क्या हुआ? बेस वैसा सब्सटेंस होगा जो कि OH- आयन देगा इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिड के बारे में तो पढ़े ही होगे, बहुत सारा एग्जांपल है एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बताए थे ना। HNO3 होता है, कौन सा एसिड है ये? बोलो आदित्य, HNO3 कौन सा एसिड है? हेलो, हेलो, आदित्य है कि नहीं? आदित्य, आयुष, आयुष, यस सर। सो जाते हो क्या तुम क्लास ज्वाइन करके? नहीं सर। बताओ HNO3 कौन सा एसिड है? सर HNO 3। सर नाइट्रिक एसिड। H2SO4 H2SO4 सर नहीं याद आ रहा। ये सर बताए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और हाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन मेटल का एसिड के साथ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बेस यहाँ बेस के साथ पढ़ना है। तो बेस के साथ जो रिएक्शन होता है, बेस जैसे हो गया NaOH। NaOH का नेम क्या है बताओ तो? इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह अगर KOH आ जाएगा तो यह है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखना, ये सारे बेस के एग्जांपल है। इसी तरह CaOH होल ट्वाइस आ जाएगा, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? बेस के साथ। तो ये ध्यान रखना कि सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिसका रिएक्शन हमको लिखना है। तो यहाँ पे नोट करके लिखना, लिख रहे हो ना सब लोग, साथ में लिखते रहना। सम मेटल्स, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? रिएक्ट विथ बेसिस, हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको लिखते रहना साथ में। सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब वो कौन कौन से मेटल होते हैं उसका रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो है एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम प्लस NaOH और प्लस H2। एल्यूमिनियम का रिएक्शन NaOH जब बेस के साथ कराते हैं तो वाटर का जरूरत पड़ता है यहाँ पे। तो इस केस में प्रोडक्ट मिलेगा NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। NaAlO2 जो है ये है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका नेम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोला जाता है इसको। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पता है तुम लोगों को? आयुष, आयुष, सर हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं बताओ? सर टेस्ट का नहीं पता, लेकिन आउटपुट पता है, शायद पॉपअप साउंड आता है लास्ट में। पॉपअप साउंड, पॉप साउंड। हाँ, पॉप साउंड। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? बर्निंग मैच स्टिक को जब ले जाओगे हाइड्रोजन गैस के पास करीब, ठीक है, मैच स्टिक बर्न करते हुए, बर्निंग मैच स्टिक व्हेन ब्रॉट in contact with the gas, it burns with a pop sound। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होने लगे तो उससे कंफर्म हो जाता है कि वो कौन सा गैस है। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो पहला मेटल जो हाइड्रोजन के ये बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, उसमें सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है। दूसरा जो रिएक्शन है जिंक देता है, Zn प्लस NaOH। तो जिंक के केस में वाटर जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें बनेगा Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, Na2ZnO2 जो है ये है सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसी तरह एक और होता है एग्जांपल, टिन भी रिएक्ट करता है। टिन क्या होता है? Sn। ठीक है, टिन का सिंबल होता है Sn, ये है टिन। टिन का भी रिएक्शन लिखोगे, टिन प्लस NaOH, और इसमें भी वाटर के प्रेजेंस में होता है Na2SnO3 और प्लस H2। ये होता है सोडियम स्टैनेट। कौन सा कंपाउंड है? सोडियम स्टैनेट। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले। ये तीनों रिएक्शन तुमको याद रखना है, क्योंकि सारे मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। ठीक है, यही 3 मेटल हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये रिएक्शन याद रखना है, क्या क्या प्रोडक्ट दे रहा है। सर प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता है? नहीं करता है प्लैटिनम।
ठीक है, तो ये 3 मेटल हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, लिख लिया तुम लोग सारा? सूरज, यार अभी नहीं लिखे, थोड़ा सा और बाकी है। सूरज, सूरज, आवाज नहीं जा रहा है क्या? सर आ रहा है। तो ये लोग कहाँ गया? ये लोग सुनता क्यों नहीं है? यस सर। कहाँ रहते हो तुम? सर यहीं पे। लिख रहे हो तुम? हाँ सर, सारा नोट डाउन कर रहे हैं। अभी लिख लिए? हाँ सर, सेकंड वाला लिख लिए हैं, थर्ड वाला लिख ही रहे थे। ठीक है, लिखो जल्दी। लिख लोगे तो बोलना सारा। यस सर। हो गया? यस सर। सर। चलो, तो ये हो गया, तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तुम लोग सुने हो पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नो सर। ठीक है, तो इसके लिए एक सीरीज हमको पढ़ना पड़ता है, मेटल एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, क्योंकि हर एक मेटल का प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग अलग है। कुछ मेटल जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, कुछ मेटल कम रिएक्टिव होता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जो ज्यादा रिएक्ट करता है, वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जहां पर लेस रिएक्टिव वाला सॉल्यूशन होगा उसमें अगर मोर सर याद रिएक्टिव आ गया, बताए रिएक्शन हैं। में आज ही हुआ है, स्कूल में हुआ था। चलो ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यही है। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर इसमें बताते हैं। व्हेन ए मोर रिएक्टिव, ठीक है लिख लो, is placed when a more reactive metal is placed in a salt solution of less reactive metal। मोर रिएक्टिव मेटल को अगर हम लोग डालेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन में, लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या करेगा, देन द मोर रिएक्टिव मेटल, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, displaces the less reactive metal from its salt solution। ठीक है, तो वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं दिस रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए एक सीरीज भी बताएंगे तुम लोग को अभी, ठीक है, वो याद रखना है सीरीज में। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब कैसे हम लोग पता करते हैं मोर रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी
सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल के रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। ठीक है, कि कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन ज्यादा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसमें देखो टॉप टू बॉटम, जैसे ही ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होते जाता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो होता है कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, इसका सिंबल होता है के। फिर आएगा सोडियम। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाँ, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, तो लिख लो एक बार फिर से, ये याद हो जाएगा। ठीक है, पोटाश याद रखना है इसको। पोटाशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम आ जाएगा Ca, फिर मैग्नीशियम आ जाएगा Mg, फिर आएगा एल्यूमिनियम, ये हो गया Al, फिर हो गया जिंक Zn, फिर होता है आयरन Fe, फिर टिन है Sn, लेड है इसके बाद Pb। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसको कंपेयर करने के लिए। हाइड्रोजन से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन है H, इससे कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे, रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। इसके नीचे आएगा, हाइड्रोजन के नीचे ये सारे मेटल हैं, कॉपर Cu, फिर इसके बाद आएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में आ जाएगा, ये तुम लोग को बता चुके हैं शायद, यस सर, बता चुके हैं। Hg। फिर इसके बाद आएगा सिल्वर Ag, फिर इसके बाद आता है गोल्ड। ठीक है, Au। ये एक बार बता चुके हैं ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो वही चीज है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटल का रिएक्टिविटी जो है वो कम होता है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम होगा, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसके हिसाब से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब कुछ क्वेश्चन ये लिख लो पहले जो लिख रहे हो। सूरज, सूरज, आवाज आ रहा है सूरज? हेलो, यस सर। ये कहाँ गया? क्लास ज्वाइन करके। सूरज, आयुष, Yes sir, yes sir. Yes sir. Hello. 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 हाँ सर, दे रहे हैं। हेलो, हेलो, Yes. Yes sir. कहाँ चले जाते हो यार तुम लोग? सर बार बार एग्जिट हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। कहाँ एग्जिट हो रहा है? मेरा तो हो गया तभी एक बार और। अच्छा चलो, लिख लियो इतना जितना लिखा है अभी। रिएक्टिविटी सीरीज लिख लियो मेटल का। ये जो सीरीज लिखा है हो गया? यस सर, लिख चलो लिए। चलो, अब कुछ कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं, इसमें बताना कि ये रिएक्शंस होगा या नहीं होगा, या प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन है CuSO4 प्लस Zn। ये बताना है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा है CuSO4 प्लस Fe। तीसरा है FeSO4 प्लस Cu।
चलो बताओ इन तीनों में कौन सा पहला वाला रिएक्शन होगा या नहीं होगा? हेलो, जल्दी बताओ। यस सर। फर्स्ट वाला रिएक्शन होगा। यस सर। देखो यहाँ पे एक साइड जिंक है, एक साइड कॉपर है। अब जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव कौन सा है बताओ तो। देख के टेबल देख के बताओ, जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव कौन है? कॉपर। कॉपर है। जो ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो मोर रिएक्टिव, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते जाते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है। तो जिंक और कॉपर में कौन पहले है? ऊपर कौन सा है? अरे टेबल तो देखो एटलीस्ट। सर जिंक है ना मोर रिएक्टिव। यस तो जो सर। मोर रिएक्टिव है वो क्या कर देगा? लेस रिएक्टिव को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर कर पाएगा। कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा ZnSO4 प्लस और Cu। प्लस कॉपर निकल गया यहाँ से। तो ZnSO4 ये कौन सा कंपाउंड हो गया? जिंक सल्फेट। ठीक है, चलो दूसरे वाले में बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा? FeSO4 प्लस Cu। हाँ, तो यहाँ भी आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो FeSO4 ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो FeSO4 प्लस Cu ये है फेरस सल्फेट। ये कौन सा कंपाउंड है? फेरस फेरस सल्फेट। सल्फेट। तीसरा वाला में क्या प्रोडक्ट आएगा बताओ? तीसरा वाला रिएक्शन होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा, तो कॉपर जो है ये Fe से लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो मोर रिएक्टिव है वही सिर्फ लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा। लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये तुम लोग को आना चाहिए। यस सर, आज ही स्कूल में ये सब सीखे थे। ठीक है, अब देखो इसी तरह क्या होता है, एक नॉन मेटल के केस में भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल के केस में भी लिख सकते हो ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, ये लिखते जाओ साथ में। ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces a less reactive, जैसे मेटल में हो रहा है उसी तरह नॉन मेटल के केस में भी हो सकता है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल भी जो है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे बात करते हैं, जैसे नॉन मेटल के केस में बात करना है, ये 4 नॉन मेटल मेनली कंसिडर करते हैं हम लोग। फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन गैस, ये क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होता है, ये नॉन मेटल का रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें फ्लोरीन सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो है आयोडीन है। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो यहाँ पे रिएक्टिविटी नॉन मेटल का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये नॉन मेटल के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, गैसेस के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देखना, हम कुछ रिएक्शंस लिख रहे हैं, इसमें बताना है तुम लोग को कि होगा या नहीं होगा। सर नॉन मेटल में इतना ही है। हाँ, इन्हीं चारों का ध्यान रखना है बस, इन्हीं चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बताओ NaBr से अगर हम लोग क्लोरीन गैस पास करें तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अब NaBr ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है? यहाँ पे ध्यान दो तो, ये है क्लोरीन और ये है ब्रोमीन, कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है? क्लोरीन। क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन क्या कर देगा, यहाँ से ब्रोमीन को आसानी से ये डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेस करके ये क्या बना लेगा, NaCl बना लिया, और यहाँ से Br2 गैस जो है ये निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेटल के केस में ये रिएक्टिविटी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। इसी तरह अगर हम ये उल्टा लिखें, NaCl प्लस अगर इससे Br2 गैस पास करें, अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है क्लोरीन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा।
क्योंकि ब्रोमीन का रिएक्टिविटी जो है वो क्लोरीन से कम है, ठीक है, तो इसलिए इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो नो रिएक्शन लिख लेना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, जैसे मेटल में होता है उसी तरह नॉन मेटल के केस में भी होता है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना, पोटाशियम और सोडियम को कैरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है? Why sodium and potassium are stored in kerosene? क्वेश्चन बताओ तो। Why sodium and potassium are सर क्योंकि stored? हाईली रिएक्टिव होता है। सर वो एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए केरोसिन में रखते हैं। एयर या मॉइस्चर, थोड़ा सा भी एयर में अगर मॉइस्चर होगा या एयर में O2 जो है उसके साथ रिएक्ट करके, और वो बहुत ही विगोरस रिएक्शन होता है, क्योंकि पोटाशियम और सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, वो एयर या वाटर कुछ भी मिलेगा उसको मॉइस्चर, तो उससे बहुत ही विगोरस रिएक्शन हो जाएगा और आग भी पकड़ सकता है वो, ठीक है, अचानक से वो खुद से इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एयर या वाटर से रिएक्ट करके अचानक से वो जलने लगेगा अपने आप, इसलिए उसको हम लोग कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि उसका एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन जो है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना? रीजन लिख लोगे खुद से? यस सर, लिख लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, why aluminium foils are used to wrap food items? बताओ तो, एल्यूमिनियम फॉयल का यूज क्यों किया जाता है फूड आइटम्स को रैप करने के लिए? बोलो। नहीं पता। देखे होगे ना, फूड आइटम्स जो भी खाना मंगाते हो बाहर से, तो वो किस में आता है? एक फॉयल में रैप करके आता है ना, वो हुआ है सिल्वर कलर, तो सिल्वर कलर का जो फॉयल है वो किसका बना हुआ रहता है? एल्यूमिनियम का। तो क्यों एल्यूमिनियम यूज किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही हाईली मेलेबल मेटल है। मेलेबल समझते हो? बहुत ही थिन शीट्स में उसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, बीट कर सकते हैं, बहुत ही पतला पतला थिन शीट्स बनाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ना? तो हाईली मेलेबल होने की वजह से उसको हम लोग आसानी से थिन शीट्स में, बहुत ही पतले पतले शीट्स में उसको हम लोग बीट कर सकते हैं, तो इसलिए वो यूज किया जाता है एल्यूमिनियम का फॉयल। आयरन का फॉयल यूज करते हैं क्या हम लोग? आयरन का फॉयल यूज करते हैं, बताओ। हेलो? नो सर। नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि आयरन उतना ज्यादा हाईली मेलेबल नहीं होता, आयरन को हम लोग थिन शीट्स में बीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह ये ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इमर्सन रॉड, जो पानी गर्म करने के लिए रॉड जो हम लोग यूज करते हैं, वो मेटल का बना हुआ होता है, नॉन मेटल का वो बना सकते हैं क्या हम लोग? मेटल का ही क्यों बना हुआ होता है वो बताओ। इमर्सन रॉड जो होता है, जो पानी गर्म करता है, वो मेटल का बना हुआ होता है, नॉन मेटल का क्यों नहीं होता है बना हुआ? बताओ तो रीजन। रीजन बताओ। नॉन मेटल का बन ही नहीं सकता। क्योंकि नॉन मेटल जो है, क्योंकि देखो पानी गर्म करेगा तो कैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तभी तो वो पानी गर्म करेगा ना। यस। लाइट, तो अगर मेटल यूज करोगे तो मेटल हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? नो सर। नहीं करता है।
तो अगर नॉन मेटल का अगर हम लोग बना देंगे तो वो पानी तक वो करंट तो पहुंचेगा ही नहीं, तो पहुंचेगा ही नहीं तो वो पानी गर्म कर पाएगा नो सर। नहीं। तो इसीलिए मेटल का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से वो आसानी से पानी गर्म कर सकता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग मेटल का यूज करते हैं। चलो अब ये हो गया। अब कुछ कुछ देखो, एलॉयज के बारे में पढ़ना है। एलॉयज सुने हो तुम लोग? यस सर। क्या यस होता है सर। एलॉय? सर एलॉय वो क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका मिक्सचर होता है? सर, एल्यूमिनियम और मीलियम और अदर मेटल का। एल्यूमिनियम मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो यस या सर। दो से ज्यादा मेटल को अगर कंबाइन कर दें हम लोग तो एलॉय बन जाता है। एलॉय का एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि एलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल अगर मिक्स कर दोगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो कॉमन एलॉयज हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो वो लिखा रहे हैं तुम लोग को सम कॉमन एलॉयज, ये आना चाहिए तुम लोग को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ कॉमन एलॉयज, ये याद रखना है, और उसका क्या क्या यूजेस होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ वेरियस एलॉयज। ठीक है, और उसका कंपोजिशन क्या क्या होगा, वो कौन कौन से मेटल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कंपोजिशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलॉय है यहाँ पे लिखेंगे एलॉय का नेम, यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिशन। ठीक है, ऐसे टेबल बना लेना, और इधर लिखेंगे यूजेस। ठीक है, कहाँ पे यूज किया जाता है उसको। तो सबसे पहला जो एलॉय है, सुने होगे तुम लोग स्टील के बारे में। स्टील सुने हो ना? यस सर, सुना। ठीक है, तो स्टील में क्या होता है, ये दो चीज का एलॉय है। एक आयरन तो मेन कंपोनेंट होता है और इसमें थोड़ा बहुत कार्बन मिक्स होता है, तो आयरन प्लस कार्बन मिला के ये स्टील बनता है। स्टील का यूज कहाँ किया जाता है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जो भी बिल्डिंग इक्विपमेंट सब जो बनता है तो स्टील यूज होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। और स्टील कहाँ यूज होता है? मशीन पार्ट्स बनाने में। मशीन का जो भी पार्ट्स होता है वो स्टील के हेल्प से बनता है। ठीक है, तो ये स्टील का यूज होगा। इसको टेबल बना के ऐसे लिख लेना तुम लोग साथ में। दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील सुने हो? जो बर्तन में यूज किया जाता है, बर्तन बनाने में। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मतलब उसमें दाग नहीं लगेगा। ठीक है, स्टेन डेवलप नहीं होगा, इसलिए स्टेनलेस बोलते हैं उसको। इसका कंपोजिशन क्या होता है? आयरन प्लस क्रोमियम और प्लस निकल। ठीक है, आयरन क्रोमियम प्लस निकल। इसका यूज किया जाता है फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स में। सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स मतलब सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो बनते हैं, डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में जो यूज करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील हो गया। तीसरा होता है ब्रास। ये इंपॉर्टेंट है, सबका कंपोजिशन ये ध्यान रखना, कौन कौन से दो मेटल का बना हुआ है। ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक का बना हुआ है। ब्रास भी कुकिंग यूटेंसिल बनाने में यूज किया जाता है। ब्रास का भी यूटेंसिल सब देखे होंगे बहुत सारा। स्टैच्यूज बनाने में यूज किया जाता है ब्रास का। स्टैच्यूज, नट्स, बोल्ट बनाने में यूज किया जाता है ब्रास का। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन। ठीक है, कॉपर प्लस टिन। तो ब्रॉन्ज भी कुकिंग यूटेंसिल बनाने में यूज होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स।
और कॉइन्स बनाने में ब्रॉन्ज का कॉइन होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है, मेडल मिलता है ना स्कूल में, ब्रॉन्ज मेडल सुने होगे ना, ब्रॉन्ज मेडल, तो वो ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एक्चुअली एलॉय किसका है, कॉपर और कौन सा मेटल मिला हुआ होता है इसमें, टिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिफ्थ आता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर प्लस जिंक और प्लस निकल। यहाँ देखो, इसमें एक चीज है, ध्यान देना कि जर्मन नाम में तो जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें कंपोजिशन में सिल्वर आता है क्या एक भी जगह? देखो तो, नाम में तो सिल्वर दिख रहा है, लेकिन इसके कंपोजिशन में सिल्वर है क्या एक्चुअली में? देखो, इसके कंपोजिशन में सिल्वर है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली सिल्वर इसमें अवेलेबल नहीं रहता, सिल्वर जैसा ये दिखता है, ये तीनों को कंबाइन कर दोगे तो बिल्कुल सिल्वर जैसा दिखेगा और सिल्वर जैसा प्रॉपर्टी हो जाता है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर बोला जाता है। इसमें एक्चुअली में सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग टेबल वेयर। ठीक है, टेबल्स बनाने में यूज किया जाता है ये जर्मन सिल्वर का। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। ये हो गया जर्मन सिल्वर। सिक्स्थ होता है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन जो है ये एल्यूमिनियम का एलॉय है। ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम और प्लस मैंगनीज, ये 4 मेटल इसमें रहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने में। एयरक्राफ्ट के बॉडीज जो बनते हैं ना, ये ड्यूराल्यूमिन से ही बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है और एयरक्राफ्ट बनाने में हमको लाइट वेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये एल्यूमिनियम का एलॉय यूज किया जाता है, या फिर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉय है ड्यूराल्यूमिन। एयरक्राफ्ट का जो पार्ट्स बनता है वो सारा इसी से बना हुआ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज मिला के ये बनता है एलॉय। मैंगनीज का स्पेलिंग सही लिख लेना है। मैंगनीज। सेवेंथ है एल निको। एल निको में देखो, यहाँ पे 3 है। एल जो है एल्यूमिनियम है, Ni निकेल है, CO कोबाल्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बना हुआ है किससे, एल्यूमिनियम प्लस निकेल, ये याद रखने का ऐसे याद रख सकते हो, प्लस कोबाल्ट। ठीक है, इसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मैग्नेट। जितना भी मैग्नेट बनता है वो एल निको का बना हुआ होता है। ठीक है, फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। इसका यूजेस भी ध्यान रखना है, कौन सा एलॉय कहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो एल निको में आ गया एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट, लिखो 8th, गन मेटल। गन बनाने में यूज किया जाता है ये। गन मेटल होता है कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। ठीक है, ये है गन मेटल। तो ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग गन बैरल्स। ठीक है, गन के बैरल बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एलॉय हैं जो कि याद रखना है, उसका कंपोजिशन भी और यूजेस भी। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, इससे क्वेश्चन अभी पूछेंगे तुम लोग।
लिख रहे हो तुम लोग? हेलो, यस सर, यस सर, लिख रहे हो सब लोग? यस सर। चलो ठीक। बुकलेट है क्या तुम लोगों के पास? यस मेटल सर। मेटल नॉन मेटल का बुकलेट मिला है? हाँ सर, अब मिल गया। अभी रखे हो पास में? नहीं सर, पास में नहीं, लेकिन ये सब नोट कर रहे हैं तो फिर नहीं रखे। चलो ठीक है, होमवर्क दे देंगे उसमें। ठीक है, लिखो पहले इसको, नोट कर लो साथ में। देखते हैं। नोट कर लोगे तो बोलना। हेलो, यस यस सर। सर। नोट कर लोगे पूरा तो बताना, ठीक है? लिख लो यहाँ कर से। लिए। सारा हो गया? यस सर। याद रखना है इसको, ठीक है? सबका हो गया क्या? चलो और 2-3 मिनट दे रहे हैं, लिख लो पूरा। हेलो, यस सर। हो गया? च- चलो तो 2-3 यस सर, क्वेश्चन। मेरा भी हो गया। चलो 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर बताना तुम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ Na2O? ठीक है? व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज dissolved in water? ठीक है? write the equation write the equation involved. सर, हाँ बोलो। सर बेसिक नेचर और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। Na2O, देखो Na2O का सॉल्यूशन ये देखो, Na2O का नेचर क्या होता है? Na2O बेसिक। एक्चुअली है क्या, इसका नेम बताओ तो। ये सोडियम का क्या है, ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम का ऑक्साइड है। अब यह सोडियम तो मेटल ही होता है ना, ठीक है? अब ये बताए थे तुम लोगों को कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है जनरली बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो जनरली, बोलो, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है? मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या होगा? मेटालिक ऑक्साइड से ध्यान रखना, मेटालिक ऑक्साइड्स का जनरली नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है? और कुछ कुछ ऑक्साइड्स होता है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं बताओ? सुने हो ये? नो सर।
उसको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक नाम सुने हो? नो सर। चलो इसको लिख लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या हुआ? दोज ऑक्साइड्स which have both basic as well as acidic nature। ठीक है, बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों है, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाता है एम्फोटेरिक में? जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ठीक है, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ये ध्यान रखना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या आ जाएगा? जिंक का ऑक्साइड, Al2O3, ये मोस्ट कॉमन ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक होते हैं। मेटल के जनरली ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, नॉन मेटल के एसिडिक होंगे, और कुछ जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों होगा। ठीक है, उनको एम्फोटेरिक। तो ये सोडियम का ऑक्साइड जो Na2 है, ये कौन सा नेचर है? ये मेटल का ऑक्साइड है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर है इसका? बेसिक नेचर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा बताओ? सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी में डाले तो क्या बनेगा, बोलो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा, और यही इक्वेशन लिखना था हमको, तो इक्वेशन इन्वॉल्व यही हो गया। क्लियर है सबको? तो इस टाइप से आंसर देना है तुमको। पहले ये लिखना है बेसिक नेचर का होगा, और पूछा गया व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो बोल देना सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, और उसके बाद ये इक्वेशन लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपेंस व्हेन dilute sulfuric acid is poured on a copper plate। बताओ तो क्या होगा, बोलो? बताओ इसमें क्या होगा आंसर? हेलो, आवाज आ रहा है? सर। बताओ इसमें क्या होगा जब कॉपर प्लेट के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2Cu प्लस H2SO4। बताओ तो इसमें रिएक्शन होगा क्या या नहीं होगा? कॉपर जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे तुम लोग को। यहाँ पे कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में या नीचे है? देखो, ऊपर है। कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर है? नहीं, नीचे नो नीचे सर, नीचे। नीचे है। तो नीचे। कॉपर अगर हाइड्रोजन के नीचे है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं डिस्प्लेस नो कर सर। पाता है। ठीक है, तो कॉपर का जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई भी, सॉरी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ, ये लिखना है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ वाटर ऑन, पहला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे क्या होगा एक्शन ऑफ वाटर, बताओ तो? बताओ, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। कर जाएगा, कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? ये लिखा है सारा चीज।
हेलो, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? यस सर। मैग्नीशियम वाला वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देगा? मैग्नीशियम प्लस सर, आवाज मैग कट रहा थोड़ा। मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो ये क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और यहाँ पे वाटर जो जरूरत है ये बॉइलिंग वाटर चाहिए, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वाटर को बॉईल करोगे तभी मैग्नीशियम जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है। सोडियम जो है, यस सर। सोडियम इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि सोडियम का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और ये बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह थर्ड है आयरन के साथ। तो आयरन के साथ ये क्या होता है कि आयरन के साथ भी ये रिएक्शन होगा, बट यहाँ पे अब स्टीम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, और फर्दर अगर स्टीम में कन्वर्ट कर दोगे तब जाके ये रिएक्शन होगा। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन तुम लोग के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये सारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तुम लोग एक्सरसाइज हम दे रहे हैं तुम लोग को होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, होमवर्क में तुम लोग देखना, मेटल नॉन मेटल का बुकलेट मिला है ना? हेलो, यस सर, बुकलेट मिला मिल है। तो बुकलेट में हम पेज नंबर लिखा दे रहे हैं कौन कौन सा करना है। पेज नंबर 39, पेज नंबर 40, 41, 42, इसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं। ठीक है, और 40, 43, 44। ठीक है, ये सारा एक्सरसाइज तुम लोग को सॉल्व करके रखना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तुम लोग का नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है। यस सर। तो इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं इन सबको कंप्लीट करके रखना। देखो, जो वन वर्ड आंसर है, ये सब जो MCQ है उसको तो बुक में ही कर लेना, लेकिन जो सब्जेक्टिव वाला है उसको कॉपी में करके लिख लेना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब बुक में ही कर लेना, लेकिन जो सब्जेक्टिव है वो सारा कॉपी में कर लेना। ठीक है, बाकी जो MCQ है वो बुक में ही कर। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट करके एक बार पढ़ के रखना और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। आगे नेक्स्ट डे से हम लोग अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इतना होमवर्क करके रखना तुम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर नोबल मेटल बता दीजिए ना एक बार। नोबल मेटल मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, उनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है, वो किसी से रिएक्ट जनरली नहीं करेगा। ठीक है, उसमें एग्जांपल गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सारा हो गया। ओके सर। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इतना होमवर्क करके रखना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। एंड कर रहे हैं।